मैं कोलकाता के हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर के रूप कार्यरत हूँ और आज मैं आपको अपनी पूरी कहानी बताने जा रही हूँ। मैं अपने माता पिता की इकलौती लाडली बेटी हूँ। मेरा सपना था कि बड़ी होकर डॉक्टर बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करूँगी, लेकिन मुझे नहीं मालूम थी कि मैं ऐसा करने से पहले ही चूक जाऊंगी। मुझे लोग कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के रूप में जानते हैं। कुछ लोग मुझे मयूरी कहते हैं तो कुछ निर्भया या दामिनी। जैसा कि आप जानते हैं कि आज देश भर में मेरा नाम हर घर में लिया जा रहा है, लेकिन मेरा असली नाम डॉक्टर मोमिता है। आप सभी ने मुझ पर जो प्यार और मेरे परिवार को जो सहारा दिया है, उसे देखकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और इसलिए मैं आप तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूं। मैं पश्चिम बंगाल में रहने वाली एक लड़की हूं। मेरी उम्र लगभग 31 साल है। मैं घर में इकलौती होने के कारण मैं अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। बचपन से ही मैंने अपने माता पिता को मेहनत करते हुए देखा। मुझे याद है, एक बार जब मैंने डॉक्टर बनने की इच्छा अपने माता पिता से जाहिर की तो हम एक मध्यम वर्गीय परिवार से होने के बावजूद मेरे पिता को मेरी यह इच्छा सुनकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि तू बहुत पढ़ लिखकर बड़े डॉक्टर बन। मैं हूं ना कहते हुए उन्होंने मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरा। तब से मेरे माता पिता ने अपनी मेहनत की कमाई से मेरी शिक्षा के लिए पैसे बचाए। लोग अक्सर मेरे पिता से कहते थे कि गरीब होने के कारण वे अपनी बेटी को डॉक्टर नहीं बना पाएंगे। यह बातें मुझे बहुत चुभती थी, लेकिन मैंने पूरी मेहनत से पढ़ाई जारी रखी और सभी को गलत साबित कर दिया। आखिरकार मैंने अपनी मेहनत से सरकारी कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया। मैंने दिन रात नीट परीक्षा की तैयारी की क्योंकि मुझे सरकारी कॉलेज में दाखिला लेना था ताकि मेरी पढ़ाई का खर्च कम हो सके। मैं बड़े डॉक्टर बनकर अपने माता पिता को वे सारी सुविधाएं देना चाहती थी जो अमीर लोगों के घरों में होती है। मैं उनकी सेवा करना चाहती थी और उनका नाम रोशन करना चाहती थी और मेरी यह इच्छा पूरी हुई। नीट परीक्षा में मुझे बहुत अच्छे अंक मिले और उसी के आधार पर कोलकाता के आरजी-कर मेडिकल कॉलेज में MBBS में प्रवेश मिला। मेरी सारी मेहनत सफल हो गई और मेरे माता पिता बहुत खुश हुए। धीरे धीरे मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन मुझे और बड़ा डॉक्टर बनना था। लोगों की बेहतर सेवा करनी थी, इसलिए मैंने PhD करने का निर्णय लिया और उसी कॉलेज में PhD की पढ़ाई शुरू की। चेस्ट मेडिसिन के क्षेत्र में मैंने गहन अध्ययन किया और अपना पहला साल पूरा किया। मेरे माता पिता और मैं बहुत खुश थे क्योंकि अब मेरी PhD पूरी होने के बाद मैं एक प्रतिष्ठित डॉक्टर बनने जा रही थी। मैं लोगों की सेवा करने वाली थी और पिताजी ने मेरे शिक्षा के लिए जो कर्ज लिया था उसे भी मैं अब चुकाने वाली थी। मैं अब अपने माता पिता को एक सुखद जीवन देना चाहती थी। हमने किन कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत किया था, इसे मैं कभी नहीं भूली। मुझे याद है कि मेरे माता पिता खुद भूखे रहते थे, लेकिन मेरे लिए कुछ बनाकर रखते थे ताकि मैं भूखी ना रहूं। मैंने भी उन्हें देखकर पैसे बचाने का तरीका सीखा। कई चीजें मुझे पसंद थी, लेकिन मैंने उन्हें कभी नहीं मांगा। इसलिए मेरे माता पिता हमेशा कहते थे कि मैं बहुत समझदार हो गई और वे मुझे अपने बेटे की तरह मानते थे। अब पढ़ाई के साथ साथ मैंने RG-कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रूप में नौकरी भी शुरू कर दी थी। 2024 का साल शुरू हो गया था। मुझे गणपति और दुर्गा पूजा बहुत पसंद थी। अब तो मैं डॉक्टर भी बन गई थी, इसलिए मैंने अपने माता पिता से कहा कि इस साल हम गणपति और दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाएंगे। अब हमारे पास पैसे भी है। आपकी बेटी एक प्रतिष्ठित डॉक्टर बनने वाली है। मेरी यह बातें सुनकर मेरे माता पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि इस साल हम जरूर दुर्गा पूजा मनाएंगे। अब तो मेरे माता पिता मेरे शादी के बारे में भी सोचने लगे थे। तब मैंने पिताजी से साफ साफ कहा कि मेरी शादी की चिंता आप मत करो। शादी के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे पिताजी, इसलिए इसे आप मुझ पर छोड़ दो। अब मैं बड़ी डॉक्टर बनने वाली हूँ, मेरी चिंता मत करो। हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं और फिर जब मुझे सही जीवन साथी मिलेगा तभी मैं शादी करूँगी। मेरे माता पिता की आंखों में हमेशा खुशी के आंसू आ जाते थे। जब भी मैं ऐसा बोलती थी, उन्हें खुश देखकर मेरा मन भी आनंद से भर जाता था। मैंने बचपन से अपनी माँ को हमेशा पैसे बचाते हुए देखा था, लेकिन मेरे लिए वह कभी भी खर्च करने से पीछे नहीं हटती थी। मेरी पसंद नापसंद उन्हें बखूबी पता होती थी।
मुझे बड़ा करने के लिए उन्होंने बहुत त्याग किए थे, अपनी इच्छाओं को दबा दिया था, इसलिए अब मेरी बारी थी उनके लिए कुछ करने की। इसलिए मैंने अपने पहले वेतन से ही माँ के लिए सोने की चूड़ियाँ बनवाई। वे चूड़ियाँ देखकर माँ बहुत खुश हुई और उन्होंने खुशी से मुझे गले लगा लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था। पिछले 6 महीनों से मुझे नाइट शिफ्ट भी मिलने लगी थी। कभी हफ्ते में एक बार नाइट ड्यूटी होती थी तो कभी कभी हफ्ते में 24 से 36 घंटे भी काम करना पड़ता था। इसका कारण मैं आपको आगे कहानी में बताऊंगी। 2024 का अगस्त महीना मेरे लिए इतना घातक साबित होगा, यह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे पिताजी सिलाई का काम करते हैं, वे 63 साल के हैं, लेकिन उन्होंने अब तक काम नहीं छोड़ा। एक बार वे बीपी की दवाइयाँ लेना भूल सकते हैं, लेकिन काम करना नहीं भूलते। हमेशा मुझे उन्हें समय पर दवाइयाँ लेने के लिए कहना पड़ता है। हंसते हुए वे कहते हैं, हाँ बेटी लेता हूँ। माँ भी हमेशा कहती है, तुम हमारी बेटी नहीं बेटा है। मैं वैसे भी बहुत प्यारी थी, मेरे नाम में ही प्यार छिपा था। जब मैं कॉलेज जाती या ड्यूटी पर होती तो अक्सर कानों में कुछ गलत कामों के बारे में सुनने को मिलता। हमारे सीनियर डॉक्टर भी इस पर कभी कभी फुसफुसाते थे, लेकिन मैंने खुद को इन सब चीजों से हमेशा दूर रखा। हाँ, लेकिन जब किसी स्त्री के साथ अन्याय होता या किसी मरीज से अधिक पैसे वसूले जाते तो मुझे यह बात बहुत बुरी लगती और मैं आवाज उठाती थी। इस पर हमारे प्राचार्य संदीप घोष हमेशा मुझ पर चिल्लाते थे। प्राचार्य होने के कारण हम सभी उनसे डरते थे, लेकिन मैंने भी उनके बारे में बहुत कुछ सुना था कि वे अस्पताल में क्या क्या करते हैं। मैंने कभी भी आवाज उठाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं इन बड़े लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी। लेकिन जब अस्पताल में दवाइयों की कालाबाजारी होने की बात सामने आई तो मैं शांत नहीं रह सकी। मैंने बोलना शुरू किया। मेरी आवाज को कहीं दबाने की कोशिश की जा रही थी। मुझसे अतिरिक्त काम करवाया जा रहा था। मेरे काम के घंटे भी बढ़ा दिए गए थे, लेकिन फिर भी मैंने अपना काम ईमानदारी से किया। कभी कभी मैं अपने पिताजी को यह सारी बातें बताती थी, लेकिन वे मुझे कहते थे कि बेटी तुम इन सब चीजों में मत पड़ो, हम गरीब लोग हैं, यह बड़े लोग हैं, इनके हाथ बहुत ऊपर है, यह तुम्हारी मेहनत पर पानी फेर देंगे। हम साधारण लोग हैं, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, फिर हम देखेंगे क्या करना है। पिताजी के शब्द सही से यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने बहुत मेहनत की थी। इसलिए पिछले 6 महीनों से मैं प्राचार्य और विभाग के उत्पीड़न को सहन कर रही थी और शांतिपूर्वक सिर्फ अपना काम कर रही थी। शायद मुझसे इन लोगों को खतरा महसूस हो रहा था और इसलिए उन्होंने पहले से ही कुछ योजना बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन मुझे इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। कभी कभी मेरी दोस्त और मैं इस विषय पर चर्चा किया करते थे कि हमारे अस्पताल में कितने गलत काम हो रहे हैं, लेकिन हम हमेशा बोलते बोलते चुप हो जाते थे, क्योंकि हमें इन चीजों में उलझना नहीं था। खैर, हमारे अस्पताल में 2019 में संजय रॉय नाम का एक व्यक्ति भर्ती हुआ था। वह आरजी कर अस्पताल की पुलिस चौकी में काम करता था। वह 4-5 साल से यहाँ काम कर रहा था, इसलिए उसे हमारे हर विभाग के बारे में पूरी जानकारी थी। कई मरीजों को वह बेड दिलवा आता था और इसके लिए उसे पैसे भी मिलते थे। लेकिन इस संजय रॉय की नज़र बहुत खराब थी। वह अस्पताल में आने वाली हर महिला को गलत नज़रों से देखता था। उसके बारे में भी हमेशा चर्चा होती थी, लेकिन वह हमारे प्राचार्य का बहुत खास था और उनके लिए हमेशा काम करता था। इसलिए हमने कभी उसकी शिकायत करने का विचार नहीं किया, क्योंकि बेवजह विवाद नहीं चाहिए था। लेकिन हाँ, संजय रॉय की नज़र बहुत खतरनाक थी। किसी भी लड़की के सामने होने पर उसकी नज़र उसे खा जाती थी, इसलिए मैं ऐसे आदमी से दूर ही रहती थी। उस दिन भी जब मैं घर से काम पर जाने के लिए निकली, मुझे जरा भी एहसास नहीं था कि यह मेरा आखिरी दिन होगा। मैं अपने घर से जा रही हूँ और अब मैं अपने माता पिता और अपने छोटे से घर को फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। शायद इसलिए मैंने अपनी माँ से कहा, पिताजी को समय पर दवाई देना, और रोज की तरह कहने वाली मैं उस दिन जाती हूँ कहकर घर से बाहर निकली। 8 अगस्त को मैं पूरे दिन काम कर रही थी, अपने मरीजों की देखभाल कर रही थी। हमारे सेमिनार हॉल के पास एक कमरे का निर्माण चल रहा था, इसलिए ऊपर आने जाने का ज्यादा मूवमेंट नहीं था। हम सब वार्ड में इकट्ठा थे। 4-5 अन्य ट्रेनी डॉक्टर मेरे साथ थे। हम कुछ चीजों पर चर्चा कर रहे थे। उस समय संजय रॉय भी वही था और वह मुझे देख रहा था, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया।
कुछ समय बाद वह वहां से चला गया और हम सब ने खाना खाया, फिर सभी अपने अपने काम पर लग गए। मैं थोड़ी फ्री थी, इसलिए मैंने रात को माँ को फ़ोन किया। जब तक मैं माँ को फ़ोन नहीं करती तब तक वे और पिताजी खाना नहीं खाते थे। उन्हें बताना पड़ता था कि मैंने खाना खा लिया है, तभी वे खाना खाते थे। उस दिन भी मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि यह मेरी माँ से आखिरी बातचीत होगी। माँ ने फ़ोन उठाते ही मैंने पूछा, पिताजी समय पर दवाइयाँ ले रहे हैं ना? इसका ध्यान रखना, मेरी चिंता मत करो, मैंने खाना खा लिया है। मेरे पिताजी को बीपी की समस्या थी, इसलिए समय पर दवाइयाँ लेना उनके लिए बेहद ज़रूरी था। उनकी दवाइयाँ कभी नहीं छूटनी चाहिए, इसका पूरा ध्यान मैं रखती थी। मुझे याद है एक बार पिताजी की दवाइयाँ रात में खत्म हो गई थी। पिताजी ने सोचा एक दिन दवा ना लेने से क्या फ़र्क पड़ेगा, सुबह जाकर दवाइयाँ ले आऊँगा। लेकिन मैंने घड़ी में देखा तो रात के 11 बज रहे थे। मैंने वही सबका खाना रोक दिया और कहा, पिताजी की दवा आने तक कोई खाना नहीं खाएगा। और इतनी रात में भी मैंने उनके लिए दवा का इंतज़ाम किया। लेकिन अब अस्पताल में ज़्यादा काम होने के कारण मुझे घर पर ध्यान देने का समय नहीं मिल रहा था, इसलिए माँ को ही जबरदस्ती सब कुछ बताना पड़ता था। उन्हें याद दिलाना पड़ता था कि पिताजी की देखभाल करें। उस दिन भी सब कुछ बिना भूले बताया और माँ से बात करके मैं मरीजों का चेकअप किया। इसके बाद मैं आराम करने के लिए तीसरी मंजिल पर सेमिनार रूम पहुंची, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहां जाना मना है। मुझे तो अब पता चला कि बगल में बिल्डिंग का काम चालू होने के कारण ऊपर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था। मैं तो वहां चली गई। दोपहर के 2-3 बजे तक मैंने अपनी पढ़ाई की। मैंने सोचा थोड़ा सो लेना चाहिए। 36 घंटे की ड्यूटी के कारण बहुत थकान महसूस हो रही थी। मरीजों की सेवा में लगे रहने के कारण खुद पर ध्यान देने का समय नहीं मिल रहा था। दूसरों को जीवन दान देने वाली मैं अपने जीवन की देखभाल के लिए समय नहीं निकाल पा रही थी, इसलिए किताबें और डायरिया बंद करके सेमिनार हॉल में ही शांत होकर सो गई। इतनी गहरी नींद में थी कि सेमिनार हॉल में कौन आ रहा है जा रहा है इसका भी मुझे कोई ध्यान नहीं था। फिर क्या सुबह के समय संजय रॉय शराब पीकर सेमिनार हॉल में आया। सेमिनार हॉल में कौन आया इसका भी मुझे पता नहीं चला, क्योंकि मैं गहरी नींद में थी। उसके आते ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और उसके अंदर का राक्षस जाग गया। वह मेरे पास आया और उसने मेरे शरीर को छुआ। नींद में होने के कारण मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन जब शरीर पर हाथ फेरने लगा तब मैं जाग गई। सामने संजय रॉय जैसे दृष्ट व्यक्ति को देखकर मैं बहुत डर गई। नींद में होने के कारण खुद को संभालने में मुझे समय लगा। मैंने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने बहुत ज्यादा शराब पी हुई थी। उसके मुंह की बदबू से मुझे यह समझ में आ गया था वो मेरी कोई बात सुनने की हालत में नहीं था। मैं उससे मिन्नतें कर रही थी, मुझे छोड़ दो कह रही थी, लेकिन उसे मुझ पर जरा भी तरस नहीं आ रहा था। आखिरकार मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तब वह थोड़ा डर गया और जल्दबाजी में उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया ताकि मेरी आवाज़ ना निकल सके। मैं उससे लड़ रही थी, मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि कोई मेरी आवाज़ सुन ले। लेकिन उस रात मेरी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि उस रात ऊपर वाले फ्लोर पर किसी को आने की इजाज़त ही नहीं थी। जैसा कि अब पता चला है, इसका मतलब है कि मेरे खिलाफ सारा षड्यंत्र पहले से ही रचा गया था। मैं उस दरिंदे को अपने से दूर हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पता नहीं उसमें इतनी ताकत कहाँ से आई थी। जितना भी मैं कोशिश कर रही थी वो मुझसे दूर नहीं हो रहा था। मैं खुद को उसे बचा नहीं पाई। लड़ते लड़ते मैं हार गई और फिर उसने मुझे नोचना शुरू किया, मुझे मारना शुरू किया। अब मैं पूरी तरह से ठंडी पड़ गई थी। कौन कौन मेरा शोषण कर रहा था यह समझ ही नहीं आया। मैं इतनी जोर से चीख रही थी कि मेरी चीख पूरे हॉस्पिटल में गूंज रही थी, लेकिन न जाने क्यों मेरी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दी। चिल्लाते चिल्लाते मेरा शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया और फिर मेरी हत्या कर दी गई, वह भी बहुत ही निर्ममता से। आखिरकार मेरी जान चली गई, लेकिन मेरे शरीर पर शोषण की निशानियां रह गई। मेरे फटे हुए होठ मेरी आवाज़ दबाने के लिए। उसने मेरा गला दबाया था। खुद को बचाने की कोशिश में मेरे खून से सने हुए नाखून, मेरे शरीर पर किए गए अनगिनत वार से जांघ की हड्डी टूट गई थी। काश उन पुरुषों में थोड़ी सी भी संवेदनशीलता होती तो मेरी आखिरी सांस तक मैं जिंदा रह पाती। मेरे शरीर पर वार करते समय उन्होंने सोचा होता, मुझे मारते समय उन्हें मेरे दर्द का महसूस हुआ होता। उस दिन मेरे अंदर के स्त्रीत्व का बलात्कार हुआ और आखिरकार मैं डॉक्टर मोमिता दुनिया से अलविदा कह दिया। मरते समय मेरी आंखों के सामने सिर्फ मेरे माता पिता का चेहरा था। अब उनका क्या होगा, यही सवाल मेरे दिल में बार बार आ रहा था। हर दिन दूसरों की जान बचाने वाली मेरी जान बचाने के लिए वहां कोई नहीं था।
मरते वक्त भी मुझे यही डर सता रहा था कि मेरे माता पिता इतने बड़े दुख को कैसे सहेंगे। उस दरिंदे ने मेरा शोषण किया, मुझे जिंदा रहते हुए मार डाला, मेरी हत्या कर दी और फिर मेरे अधनंगे शरीर पर अधूरा कपड़ा डालकर ऐसे चला गया जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। मेरी आत्मा तड़पती रही, मेरे सपने अधूरे रह गए। हर दिन 10 से 12 घंटे की मेहनत से मैं यहाँ तक पहुंची थी। हमारे सपने एक ही रात में टूट गए। मेरे लिए पूरा दिन सिर्फ एक ही काम था, मुझे किताबों के अलावा कुछ भी नहीं पता था। मुझे एमडी में गोल्ड मेडल चाहिए था, टॉप का डॉक्टर बनना था। मैंने अपनी डायरी में भी यही लिखा था, क्योंकि मेरे माता पिता ने बड़ी मेहनत से मुझे पढ़ाया था और एक रात में ही उनकी मेहनत और मेरी पढ़ाई सब कुछ जलकर राख हो गई थी। असल में अगले दिन से क्या हुआ, कैसे अपराधी पकड़े गए, यह सब आपको पता ही है। लेकिन फिर भी अगले दिन सुबह मेरे आत्महत्या की खबर मेरे घर पहुंची। आपकी बेटी ने हॉस्पिटल में ही आत्महत्या कर ली, ऐसा बताया गया। माँ रोने लगी। पिताजी तो कुछ सोचने की हालत में नहीं थे। पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदारों ने उन्हें संभाला और हॉस्पिटल लेकर आए। दौड़ते हुए आने वाले मेरे माता पिता अपनी बेटी को आखिरी बार देखने के लिए तड़प रही थी, लेकिन उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि अंदर मेरी हत्या के सबूत मिटाए जा रहे थे। मेरी माँ गिड़गिड़ा रही थी, बेटी को एक बार देखने दो कहकर रो रही थी। पूरे 3 घंटे बाद मेरे माता पिता को मुझे देखने की इजाजत मिली। बेटी को घायल और अधनंगी हालत में देखकर मेरे माता पिता तुरंत ही समझ गए कि आत्महत्या नहीं हो सकती। हमारी बेटी आत्महत्या करने के लिए डॉक्टर नहीं बनी थी। मेरी ऐसी हालत देखकर माँ और पिता तुरंत बोले, यह बलात्कार है। माता पिता थे ही, लेकिन रिश्तेदार, दोस्त, सहयोगी सब मेरे लिए जोर से आवाज उठाते हैं। मेरा बलात्कार करके मेरी हत्या की गई है। इसलिए सभी गुस्से में थे। इतना बड़ा हंगामा देखकर पुलिस आखिरकार बहुत देर से वहां पहुंचती है और फिर पूछताछ शुरू होती है। तब तक काफी भीड़ हो जाती है। इतनी बड़ी जनता के इस आक्रोश से संजय रॉय अपने हेडफोन के सहारे पकड़ा भी जाता है। बिना कुछ कहे वह आरोपी अपना गुनाह भी कबूल कर लेता है। फिर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और मामला वही खत्म कर दिया जाता है। किसी का कहना है कि मेरे साथ सिर्फ बलात्कार हुआ है, तो कोई कह रहा है कि सामूहिक बलात्कार हुआ है। अचानक मरम्मत के नाम पर घटनास्थल की दीवारें तोड़ी जाने लगी। उसका क्या, इमरजेंसी रूम में सीसीटीवी कैमरा नहीं था? लेकिन जो वीडियो मिला था उसमें अब तक कोई सच्चाई सामने क्यों नहीं आई? क्या बलात्कार और मुझे मारने की साजिश में शामिल बड़े चेहरों को बचाने के लिए सबूत मिटाए जा रहे हैं? जनता के बीच घुसकर क्या उन दरिंदों के कुछ लोगों ने हॉस्पिटल में आकर सारे सबूत नष्ट कर दिए और मेरे साथ अत्याचार करने वाले उन लोगों को छोड़कर फिर से उन्हें जीने का मौका देने का फैसला किया जा रहा है? पता नहीं अब मुझे न्याय मिलेगा या नहीं। मेरे साथ जो हुआ वह क्यों हुआ, क्या कभी पता चलेगा? क्या संजय राय को कभी फांसी होगी या नहीं? यह मत भूलो कि वह कोई बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, बहू हो सकती है, पत्नी हो सकती है, लेकिन होगी तो वो एक औरत ही। क्या मेरे माता पिता को उनकी बेटी से दोबारा मिलने का मौका मिलेगा? मैंने एक डॉक्टर बनकर सभी सेवा करने का फैसला किया था, सबको एक देवता के रूप में बचाने का निर्णय लिया था, लेकिन खुद को बचाने में असफल रही। जीते हुए लोगों की सेवा करके खुशी से जीने का मेरा सपना अधूरा ही रह गया। मैं मेरे माता पिता की केवल एक ही बेटी थी, लेकिन आज मैं भले ही ईश्वर के पास आ गई हूँ, मगर अब आप सभी बेटे बेटियां मेरे माता पिता की संतान हो। एक बेटी चली गई, लेकिन हजारों बेटे बेटियां उन्हें मिल गए हैं। इसलिए कृपया मेरे माता पिता की देखभाल करें। मेरे पिताजी बहुत स्वाभिमानी है, वह किसी का पैसा नहीं लेंगे या मदद भी नहीं मांगेंगे, यह मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि उन्हें सब कुछ मेहनत से ही पसंद है। आज उनकी बेटी उनके पास नहीं है, इसलिए आप ही मेरे माता पिता के बच्चे बन जाए, जब भी जरूरत पड़े उनका साथ दे। मेरे माता पिता की मदद करे, मुझे न्याय दिलाए और मेरे माता पिता को भी सुख से जीने का मौका दे। मुझे पता है कि जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मेरे माता पिता भी शांति से नहीं बैठेंगे, वे अंदर ही अंदर मरते रहेंगे। ईश्वर करे मेरे साथ जो हुआ वह किसी और घर की बेटी के साथ ना हो,
किसी भी माता पिता से उनकी बेटी दूर ना हो। मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करती हूँ। इसलिए ही मुझे सबसे ज्यादा दुख हो रहा है कि आज मैं उनके पास नहीं हूँ। इतनी कठिन परिस्थिति में मैं उनके आंसू पोंछने के लिए नहीं हूँ। दोस्तों, मुझे न्याय दिलाओ, आरोपियों को सजा दिलाओ, आवाज उठाओ, मेरे माता पिता का सहारा बनो, उनकी मदद करो। सच में भले ही मैं अब नहीं हूँ, लेकिन अब आप ही उनकी संतान बनो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाओ। जय हिंद दोस्तों।